गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीमोन मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त प्रश्न यहां पे लेके आए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिस बोर्ड से हो कोई प्रॉब्लम नहीं। करीब 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में जोड़ के लेके आए हूं। इसमें आपकी होती लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घोत्तरी, हर एक टॉपिक के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मिलने वाले हैं। फटाफट टारगेट है 1 के लाइक का। 1 के लाइक, वीडियो अच्छा लगे तो 1 के लाइक, नहीं तो डिसलाइक ठोक के चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कि मजा आ रहा नहीं पढ़ने में, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? और हाँ, नोट्स वोट्स चाहिए ना तो हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर भी सेंड कर देते हैं। तो यस केम स्टडी टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक कहाँ है? वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है। वहां से जाके फटाफट यस केम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पे पूरा पीडीएफ नोट्स मॉडल पेपर फ्री में सेंड कर दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी अधलघुत्तरी लघुत्तरी, यानी कि हर एक चैप्टर से प्यारे बच्चों लेके आया हूं। निचोड़ है अध्याय 1 से लेके अध्याय 10 तक, पूरा निचोड़ लेके आया मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जो प्रभाविता है और पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? क्या डार्विन ने किया था, या लैमार्क ने किया था, या डी ब्रिज ने किया था, या मेंडल ने किया था? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोग को फटाफट कमेंट करना है। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। जो मेंडल जी थे, इन्होंने प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का क्या कर दिए थे? प्रतिपादन कर दिए थे। बोले थे कि ये प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम है। तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल जी ने मेरे प्यारे लाडलो किया था। अगला प्रश्न है, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से वर्णांधता का विकास होता है? अधिक सूरापान से, अनुवांशिकी से, या विटामिन ए की कमी से, जो विटामिन होते हैं इसके कमी से, या फिर अतिसक्रिय एंड्रीनल से? तो किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? विटामिन ए से मेरे प्यारे लाडलो वर्णांधता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जिन होता है? पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जिन होता है, सीटी, एमटी, बीटी या जीएसटी? तो पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जिन होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जीएसटी होता है। पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जिन होता है क्या होता है? जीएसटी होता है। याद रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही मेरे प्यारे लाडलो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करता है। जो लाइकेंस होता है उसमें जो फंगस तंतु होता है वो पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? वायु से, शैवालों से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त किधर से करते हैं? तो लाइकेंस में जो फंगस तंतु होते हैं पोषण प्राप्त करते हैं वह प्यारे बच्चों याद रखना शैवालों से प्राप्त करते हैं। तो लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण किधर से प्राप्त करते हैं? शैवालों में लाइकेंस फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? शैवालों से मेरे प्यारे लाडलो प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधों में पाया जाता है। दलहनी पौधों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, या ये सभी? तो दलहनी पौधों में क्या पाया जाता है? दलहनी पौधों में राइजोबियम पाया जाता है। दलहनी पौधों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह प्यारे बच्चों बहुविकल्पी हो गया। अब चलिए अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है? जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उसमें कांटे होते हैं, वो किसका रूपांतरण होते हैं? तो मरुद्भिद पौधे, जैसे कि नागफनिज होता है, यह मरुद्भिद पौधे के अंतर्गत आता है। इसमें कांटे किसका रूपांतरण होते हैं? तो पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण होते हैं? तो मरुद्भिद पौधों में कांटे, जैसे कि नागफनी में कांटे पत्तियों का रूपांतरण होता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको याद कर लेंगे।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रात्रि के समय नागफनी के पौधों में कौन सा अम्ल बनता है? जब रात होता है तो उसके समय नागफनी का पौधा होता है और नागफनी के पौधे में रात्रि के समय कौन सा अम्ल बन जाता है? तो बनता है मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है प्यारे बच्चों? रात के समय नागफनी के पौधों में मौलिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला है यहाँ पे, किन्हीं दो बहुश्रमी प्राणी के नाम बताइए। ऐसे कौन कौन से हुए जो कि वो दो बहुश्रमी प्राणी के अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे बच्चों वो है छिपकली। पहला क्या है? छिपकली है और दूसरा है मेढक है। यह ऐसे दो बहुश्रमी प्राणी के नाम हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में जिन रूपों में दृश्य रूपों का अनुपात बताइए। यानी कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में जिन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात क्या होता है? तो अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता दोनों में ही जिन रूपों एवं दृश्य रूपों में 1:2:1 का अनुपात होता है, या फिर वो चाहे अपूर्ण प्रभाविता हो या फिर सहप्रभाविता हो, दोनों में ही जिन रूपों एवं दृश्य रूपों में जो उनका अनुपात होता है वह होता है 1:2:1 का अनुपात होता है। अब है प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, और ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किया गया है, यानी कि आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, उसको तगड़े तरीके से आप लोग को याद करके जाना है, तभी तो बोर्ड में अच्छा खासा नंबर पाएंगे। तो प्रश्न है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है? इस शर्करा की अणु संरचना बताइए। यानी जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है वो क्या होती है और इस शर्करा की अणु संरचना कैसी होती है, तो इसको यहाँ पे प्यारे बच्चों पूरा पूरा डिफाइन करना है। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। यह 5 कार्बन युक्त यानी कि 5C होती है। इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है, ठीक है ना। तो डी राइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है, यह 5 कार्बन युक्त यानी 5C होती है। इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से क्या होता है? बाहर होता है। शर्करा का पहला कार्बन परमाणु हमेशा नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लूकोसिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि तीसरा तथा 5वां कार्बन परमाणु हमेशा फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है और 2 शर्करा अणु एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन यानी 3C तथा 5वें कार्बन 5C के साथ एक फास्फेट अणु फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहती हैं। अब प्यारे बच्चों आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न आता है। डीएनए अनुसंरचना में 4 ग्राफ के नियमों का महत्व आपको स्पष्ट करना है। यानी कि डीएनए की अनुसंरचना में 4 ग्राफ के नियमों का महत्व क्या है? तो 4 ग्राफ का नियम क्या होता है? इन्होंने विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन किया और बताया कि क्या बताया? पहला बताया है कि सभी डीएनए अणुओं में प्यूरिन क्षारक की मात्रा पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है और प्यूरिन और पिरिमिडीन किससे बने होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन जो होता है पिरिमिडीन होता है, प्यूरिन होता है, और थायमिन और साइटोसिन क्या होता है? पिरामिडीन होता है। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडेनिन और थायमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात अर्थात A+T का अनुपात G+G भिन्न होता है, परंतु एक ही जात के जीवों में क्या होता है? समान होता है। दूसरा, एक ही जीव जात के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या क्या होती है? समान होती है। और उपयुक्त विचारों को 4 ग्राफ का नियम के रूपों में जाना जाता है। और वाटसन एवं क्रिक ने भी डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 4 ग्राफ के नियमों की क्या ली थी? सहायता ली थी। तो ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।